हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज मैं आपको सीबीएसई बिजनेस स्टडीज़ का टर्म 2 का सैम्पल पेपर कराऊंगी हिंदी में। अगर आपको कोई डाउट होगा या कोई क्वेश्चन समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। टर्म 1 में आपसे 40 मार्क्स का पेपर लिया गया था, जिसमें क्या आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन दिए गए थे। उसमें आपका टाइमिंग थोड़ी कम थी, लेकिन जो टर्म 2 का एग्ज़ाम होने वाला है वो 40 मार्क्स का ही होगा, लेकिन उसमें आपसे थोड़े सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या क्या लिखना है सैम्पल पेपर के इन आंसर में मैं आपको वो बताऊंगी। ठीक है, हिंदी में। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपका सैम्पल पेपर में आया हुआ था, भर्ती के स्रोत के दो स्रोतों को पहचानिए और समझाइए जिनका उपयोग तब नहीं किया जा सकता जब मौजूदा कर्मचारी या तो अपर्याप्त हो या भरे जाने वाले कार्यों की पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करते हो। इसमें क्या पूछा है, जिनका प्रयोग तब नहीं किया जाता जब भर्ती के क्या हो, स्रोत को, जब मौजूदा कर्मचारी क्या हो, अपर्याप्त तो नहीं किया जाता पूछा है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें आपको भर्ती के आंतरिक स्रोत लिखने हैं। आंतरिक स्रोत कौन कौन से होते हैं? पदोन्नति और स्थानांतरण। पदोन्नति क्या होती है? जब आपको छोटे पद से ऊपर वाले पद पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। और स्थानांतरण क्या होता है? जब एक विभाग में या एक संस्था में कर्मचारियों की संख्या कम हो और दूसरों में क्या हो, ज़्यादा हो। जिस विभाग में या जिस संस्था में संख्या ज़्यादा होती है कर्मचारी की, वहाँ से हटाकर उसे छोटे पद पर क्या कर दिया जाता है, भर दिया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं हम? स्थानांतरण। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको 2 मार्क्स पूरे कैसे मिलेंगे? इसमें पूछा कि भर्ती के स्रोत को पहचाने। पहले आपको स्रोतों को पहचानना है। स्रोत कौन कौन से है? वो पदोन्नति और स्थानांतरण। उसके बाद उनको समझाना भी है कि पदोन्नति क्या होती है और स्थानांतरण क्या होता है। जब जाके आपको पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है आपका। आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका, माइका लिमिटेड सभी प्रकार के कॉस्मेटिक उत्पादों का कारोबार करती है। यह पिछले कुछ वर्षों के दौरान अपने उत्पाद की बढ़ी हुई मांग का आनंद ले रहा है। विस्तार के उद्देश्य से कंपनी को अतिरिक्त कंपनी इक्विटी शेयर के माध्यम से अतिरिक्त पूंजी के रूप में 100 करोड़ की आवश्यकता है। कंपनी इक्विटी शेयर के माध्यम से धन जुटाने का फैसला करती है। कंपनी के वित्त प्रबंधक चिराग कपूर ने सिफारिश की कि शेयर जारी करने वाले घरों या दलालों के माध्यम से बेचे जा सकते हैं। श्री कपूर द्वारा सुझाई गई विधि को पहचाने और समझाए जिसके माध्यम से कंपनी विस्तार उद्देश्यों के लिए अतिरिक्त धन जुटा सकती है। ये आपका फुल क्वेश्चन हो गया। इसमें क्या है कि जो माइका लिमिटेड है वो क्या कर रही है, कॉस्मेटिक उत्पादों का क्या कर रही है, कारोबार कर रही है। और उसे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लगातार उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट। और वो अपने प्रॉफिट को, मतलब अपने जो व्यवसाय है उसका क्या करना चाहती है, वो विस्तार करना चाहती है, अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहती है। इसलिए उसे पूंजी के रूप में कितने रुपए की आवश्यकता है, 100 करोड़ की। तो जो वो 100 करोड़ रुपए धन जुटाना चाहती है, वो किससे खरीदना चाहती है? वो धन किससे जुटाएगी? वो इक्विटी शेयर से। वो चाहती है कि जो मैं 100 करोड़ की पूंजी एकत्रित करूं, जिसकी मुझे आवश्यकता है, वो किससे करूं? इक्विटी शेयर से। तो कंपनी के जो वित्त प्रबंधक है, जो चिराग कपूर है, उसने क्या एडवाइस दी है कि हम अपने शेयर डायरेक्ट पब्लिक को ना देकर किसको दे? मिडलमैन के थ्रू दे। आगे जो काम करना है वो मिडलमैन करेंगे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा हुआ है। बोला है कि जो शेयर्स हैं हम पब्लिक को ना दे के डायरेक्ट हम किसको देंगे? दलाल को, ब्रोकर्स को, बीच में मिडलमैन को। मिडलमैन आगे जिसको ट्रांसफ़र करे वो उनकी सिरदर्दी है। ठीक है, तो इसमें पूछा हुआ है। तो इसमें किस बात की क्या आंसर छुपा हुआ है आपका, कि इसमें ऑफर फॉर सेल के लिए ऑफर किया गया। क्या कंसेप्ट है इसके अंदर? ऑफर फॉर सेल, बिक्री के लिए प्रस्ताव। बिक्री के लिए प्रस्ताव क्या होता है? इसमें क्या होता है, जब हम अपने शेयर डायरेक्ट पब्लिक को ना देके किसको देते हैं? बीच में ब्रोकर्स को या दलाल को इन्वॉल्व कर लेते हैं, सम्मिलित कर लेते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम? ऑफर फॉर सेल। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन था, लेकिन आंसर इसमें ही छुपा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है थर्ड।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, उन दो अवधारणाओं की व्याख्या करी जो अभ्यास का हिस्सा है जिससे यह पता चलता है कि कोई कंपनी में कम कर्मचारी है, अधिक स्टाफ है या बेहतर कर्मचारी है। कि मतलब हमें दो कंसेप्ट पहचानने हैं जिससे हमें अपनी संस्था का पता चलता है कि संस्था में क्या है, कम कर्मचारी है या ज़्यादा कर्मचारी है। तो इसमें क्या लिखने हैं आपको, क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन के अंदर ही आंसर आपको मिलेगा कि शुरू में हमें क्या देखना पड़ेगा कि संस्था में काम कितना है, ठीक है। कार्यभार का क्या करना पड़ेगा, विश्लेषण करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा कि कार्य कितना है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास कार्य करने के लिए व्यक्ति कितने हैं, ठीक है, व्यक्ति कितने हैं। उसके बाद थर्ड हम क्या देखेंगे कि इस टाइम हमारे पास कितने व्यक्ति है काम करने के लिए, ठीक है। पहले क्या देखेंगे कि कार्य कितना है, दूसरा क्या देखेंगे कितने व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, और हमें क्या है कितने व्यक्तियों की और आवश्यकता है कार्य करने के लिए, ठीक है। तो इसमें 2 पॉइंट लिखने हैं, 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। कार्यभार विश्लेषण कि इसमें क्या लिखना है, कार्यभार विश्लेषण में हमें क्या, इनमें दोनों में कंफ्यूजन हो जाती है कि कार्यभार विश्लेषण क्या है और कार्यबल विश्लेषण क्या है। कार्यभार विश्लेषण होता है कि जब हम कार्य का क्या करते हैं, विश्लेषण कि हमारी संस्था में कितना कार्य है, और कार्यबल विश्लेषण में हम क्या पता करते हैं कि हमें कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है कार्य करने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, कंपनी की प्रगति के मापन में कुछ निश्चित अनुपातों की गणना शामिल हो सकती है, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट मतलब सकल लाभ अनुपात, शुद्ध लाभ अनुपात और निवेश पर वापसी आदि। आवधिक अंतराल पर उपर्युक्त संदर्भ में शामिल प्रबंधन के कार्यों की पहचान करें। ऊपर चर्चा किए गए पहचाने गए फंक्शन की प्रक्रिया में चरण को भी संक्षेप में बताइए। इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, इसमें हमसे पूछा हुआ है कि जब कंपनी क्या करती है, प्रगति होती है कंपनी की, मतलब कंपनी को अधिकतर लाभ होता जाता है, प्रगति होती जाती है उसे, तो हम उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करते हैं। किसकी कैलकुलेशन करते हैं, कुछ रेशियो की, जैसे सकल लाभ अनुपात मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, इन सारी रेशियो की हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो क्या होता है मैनेजमेंट में हम रेशियो की कैलकुलेशन किसके अंडर करते हैं, जो मैनेजमेंट के कार्य किसके अंदर करते हैं, कंट्रोलिंग के अंतर्गत करते हैं। कंट्रोलिंग के अंतर्गत क्या करते हैं, हम पहले हम कुछ स्टैंडर्ड क्या कर देते हैं, डिसाइड कर देते हैं। इसमें फर्स्ट हमसे पूछा गया है कि ऊपर चर्चा किए गए पहचाने गए फंक्शन की प्रक्रिया में चरण को भी संक्षेप में बताइए। पहले हमें उस कंसेप्ट को पहचानना है जिसमें हम कैलकुलेशन का कार्य करते हैं, रेशियो कैलकुलेशन का, वो क्या है, नियंत्रण है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, रेशियो वगैरह की कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद पूछा हुआ है उसकी व्याख्या कीजिए। सेकंड आपको इसमें पॉइंट लिखना है, वास्तविक प्रदर्शन का मापन, वो कार्य क्या है, नियंत्रण। नियंत्रण के अंतर्गत हम क्या करते हैं, वास्तविक कार्य की स्टैंडर्ड जो हमने डिसाइड किया था उससे क्या करते हैं, तुलना करते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन वगैरह का काम किस में होता है, कंट्रोलिंग में होता है। उसके बाद हम उसका क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। ये 2 पॉइंट आपको इसमें लिखने हैं। उसके बाद आपका 5th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन हमारा क्या है, 5th क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स का है, तो आपको ध्यान से समझना है कि इसमें आपको क्या क्या लिखना है। शुरू करते क्वेश्चन क्या है, एक ई-कॉमर्स स्टार्टअप के सीईओ श्री पवन कुमार जो कर्मचारियों के भारी कारोबार की समस्या का सामना कर रहे थे कर्मचारियों के भारी कर्मचारी ने इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए प्रबंधकों के साथ बैठक करने का फैसला किया। कर्मचारियों के भारी कारोबार की समस्या का सामना क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इस संस्था में क्या है, कर्मचारी रुक नहीं रहे, कभी आते हैं कभी जाते हैं, तो संस्था में प्रॉपर एक तरीके से वो काम नहीं कर रहे, तो मतलब उनमें क्या है, स्थिरता नहीं है। तो क्या है, आगे पूछा है, उन्होंने इसलिए क्या की, एक बैठक की प्रबंधकों के साथ। बैठक में प्रबंधकों को संबोधित करते हुए उन्हें कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और भावनात्मक कारकों पर ध्यान केंद्रित करने वाले कुछ उपाय करने की सलाह दी। उनके द्वारा चर्चा किए गए ऐसे किन्हीं 2 उपायों की व्याख्या की, जब उन्होंने सुझाव दिया कि कार्य को रुचिकर बनाया जाना चाहिए ताकि कार्य स्वयं प्रेरणा का स्रोत बन जाए। कर्मचारियों को अच्छे प्रदर्शन के लिए बधाई दी जानी चाहिए, साथ ही कर्मचारियों को भविष्य की आय और काम के संबंध में स्थिरता प्रदान की जानी चाहिए। अधीनस्थों के बीच सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए। क्वेश्चन आपको समझ में आया कि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा घुमा के दिया हुआ है, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो ई-कॉमर्स का स्टार्टअप है ना,
तो जो वो संस्था है उसमें संस्था में जो कर्मचारी है, कर्मचारियों में स्थिरता नहीं है, मतलब कर्मचारी कभी आते हैं कभी चले जाते हैं। तो उन्होंने एक प्रबंधकों के साथ बैठक की। उस बैठक में प्रबंधकों ने सुझाव दिया कि ऐसे तरीकों का, ऐसे कुछ भावनात्मक और वैज्ञानिक तरीकों का हमें प्रयोग करना चाहिए कि जिससे क्या हो, कर्मचारियों में क्या बनी रहे, स्थिरता बनी रहे, मतलब कर्मचारी कंपनी से जाए ना, सिर्फ काम पे ही ध्यान दे, अपने काम को अच्छे ढंग से करे, वो काम में मन लगा के करे। ठीक है, प्रबंधकों ने सुझाव दिया कि कार्य को ऐसा कैसे बनाया जाए। तो उन्होंने क्या क्या एडवाइस दी है कि उन्हें क्या करना चाहिए। एक तो उन्होंने एडवाइस दी है कि कार्य स्वयं प्रेरणा का स्रोत बन जाए, कर्मचारियों को अच्छे प्रदर्शन के लिए बधाई दी जाए। उन्होंने एडवाइस दी कि अगर कर्मचारी अच्छा कार्य करते हैं तो उनको क्या देनी चाहिए, बधाई देनी चाहिए। भविष्य की आय और काम के संबंध में स्थिरता प्रदान करनी चाहिए कि उन्हें भविष्य में भी यहीं पर काम मिलेगा, मतलब उनके काम में स्थिरता होगी। मतलब उन्हें क्या दी है, एडवाइस दी है कि उनको बधाई देनी चाहिए। ठीक है, इनकम से रिलेटेड कोई बात नहीं की गई। अधीनस्थों के बीच सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए, इसमें देखो, इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है कि प्रबंधकों ने ऐसी एडवाइस दी है। उन्होंने इनकम से रिलेटेड इसमें कोई बात नहीं की कि उनकी इनकम इंक्रीज कर देंगे तो वो उनमें स्थिरता बन जाएगी, उनमें स्टेबिलिटी बन जाएगी, ना उन्होंने ये कहा कि उनको बोनस दे देंगे। इससे इनकम से रिलेटेड कोई बात नहीं की गई ना। इसमें तो क्या कहा गया है हमें, नॉन मॉनेटरी टर्म्स, नॉन मॉनेटरी मतलब गैर मौद्रिक प्रोत्साहन की बात पूछी गई है कि मतलब प्रबंधकों ने एडवाइस दिया है कि कर्मचारियों को गैर मौद्रिक प्रोत्साहन दिया जाए। तो शुरू में इसमें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि गैर मौद्रिक मतलब आइडेंटिफाई करना था हमें कि वो कंसेप्ट कौन सा है, वो कंसेप्ट क्या है, गैर मौद्रिक प्रोत्साहन। फिर उसको हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। गैर मौद्रिक प्रोत्साहन में नौकरी संवर्धन, यह नौकरी को डिजाइन करने से संबंधित है जिसमें कार्य सामग्री की अधिक विविधता शामिल है, उस तरह के ज्ञान और कौशल की आवश्यकता होती है। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर कोई कर्मचारी, इसमें 2 पॉइंट लिखने हैं आपको। पहले तो फर्स्ट 1 नंबर तो आपको किसका मिलेगा, आपको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई में आपको क्या लिखना है, गैर मौद्रिक प्रोत्साहन। गैर मौद्रिक प्रोत्साहन के बाद आपको क्या लिखना है कि कर्मचारी अगर अच्छा कार्य करते हैं तो उनको क्या दी जानी चाहिए, बधाई दी जानी चाहिए। सेकंड आपको पॉइंट लिखना है नौकरी की सुरक्षा। कर्मचारी चाहते हैं कि उनकी नौकरी सुरक्षित रहे, वे आय और काम के बारे में कुछ स्थिरता चाहते हैं ताकि वे इन पहलुओं के बारे में चिंतित न हो और अधिक उत्साह के साथ इस तरीके से कि क्या करेंगे, वो कार्य अच्छे तरीके से करेंगे और संस्था में क्या रहेगी, कर्मचारियों की स्थिरता बनी रहेगी। क्वेश्चन ईजी था, बस थोड़ा घुमा के दिया हुआ था, तो आप समझ सकते हैं कि प्रबंधकों ने यही एडवाइस दी है उनको। ठीक है, समझ गए। 3 मार्क्स में आपको क्या लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6th क्वेश्चन क्या है, निर्देशन के महत्व के किन्हीं 3 बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। ये तो आपको सिंपल सी बात है, महत्व बताना है निर्देशन का। निर्देशन के महत्व कोई भी 3 बता सकते हो आप। फर्स्ट आप बता सकते हो, निर्देशन वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संगठन में लोगों द्वारा कार्रवाई शुरू करने में मदद करता है। निर्देशन क्या होता है कि हम जब किसी को बताते हैं कि किसी कार्य को किस तरीके से करना चाहिए, फर्स्ट, ठीक है, कि उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें कार्य को किस तरीके से करना चाहिए। सेकंड आप लिख सकते हो, निर्देशन संगठन में कर्मचारियों के प्रयासों को इस तरह एकीकृत करता है कि प्रत्येक व्यक्तिगत प्रयास संगठनात्मक प्रदर्शन में योगदान करता है, कि सभी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों को ध्यान में न रख के संगठनात्मक उद्देश्यों को क्या करते हैं, पूरा करने की कोशिश करते हैं। थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हो, निर्देशन कर्मचारियों को प्रेरित करके प्रभावी नेतृत्व प्रदान करके उनकी क्षमता और क्षमताओं को पूरी तरह से महसूस करने के लिए मार्गदर्शन करता है। निर्देशन से हमें पता चलता है कि मतलब कोई कर्मचारी में कार्य करने की कितनी क्षमता है और वो कितनी क्षमता से अपना कार्य कर रहा है। फोर्थ पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो, इजी सा क्वेश्चन आया हुआ है, ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। निर्देशन संगठन में आवश्यक परिवर्तनों की शुरुआत की सुविधा प्रदान करता है। कोई भी 3 पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो। ये भी आपका 6th क्वेश्चन है। इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए होते, या तो आप निर्देशन के महत्व के किन 3 बिंदुओं को उल्लेख कर सकते थे 6th क्वेश्चन में, या फिर आपको पूछा हुआ था कि नेतृत्व को निर्देशन के एक तत्व के रूप में परिभाषित करें, कि निर्देशन के अंतर्गत नेतृत्व क्या होता है, नेतृत्व की किन्हीं 2 शैलियों का उल्लेख कीजिए।
तो इसमें आपको पहले नेतृत्व क्या होता है, नेतृत्व अनुयायियों के साथ अच्छे पारस्परिक संबंध बनाए रखने और उन्हें संगठनात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए योगदान करने के लिए प्रेरित करने की क्षमता को इंगित करता है। कि नेतृत्व कि हम दूसरों का क्या है, नेतृत्व मतलब दूसरे व्यक्तियों को कैसे इस तरीके से क्या करें, मोटिवेट कैसे करें कि वो अपना कार्य क्या है अच्छी क्षमता से करे। ठीक है, वही एक नेता अच्छा नेता वही कहलाता है जो अपने कर्मचारियों को कार्य इस तरीके से कराए कि वो अपना पूरी क्षमता के साथ कार्य करे। उसके बाद नेतृत्व की 2 शैलियाँ पूछी हुई हैं। फर्स्ट क्या होती है, निरंकुश या सत्तावादी। निरंकुश क्या होती है, सत्तावादी नेता आदेश देता है और अपने अधीनस्थों में उन आदेशों का पालन करने की अपेक्षा करता है। जब नेतृत्व में नेता आदेश देता है तो वो एक्सेप्ट करता है कि उसके आदेशों का पालन सभी कर्मचारी करेंगे। सेकंड क्या होता है, लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक में क्या होता है, सहभागी नेता अपने अधीनस्थों के परामर्श से कार्य योजनाएं विकसित करेंगे और निर्णय लेंगे। लोकतांत्रिक में क्या होता है, वो जो भी निर्णय लेंगे वो या कोई भी जो भी योजनाएं बनाएंगे वो कर्मचारियों से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही कोई योजना बनाएंगे। थर्ड आपका दे रखा है इसमें, लाइसेज फेयर या फ्री रेन लीडर सत्ता के उपयोग में तब तक विश्वास नहीं करते जब तक कि यह बिल्कुल आवश्यक न हो। इसमें फ्री में क्या होता है, इसमें कोई भी कर्मचारी की कोई एडवाइस नहीं ली जाती, वो जो भी रूल्स या जो भी पॉलिसी बनाते हैं वो खुद बनाते हैं। ठीक है, ये आपको 3 पॉइंट लिखने थे इसमें। ठीक है, फर्स्ट या तो निर्देशन के आपका महत्व पूछा हुआ था और सेकंड ये था, इन 2 में से आपको कोई एक क्वेश्चन करना था। उसके बाद आपका 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है, किसी कंपनी की कार्यशील पूंजी की किन्हीं की आवश्यकता को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 कारकों की सूची बनाइए। कार्यशील पूंजी को कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्रभावित करती है। कार्यशील पूंजी क्या होती है, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, जिसका हमें दैनिक व्ययों के भुगतान के लिए हमेशा क्या है, ज़रूरत पड़ती रहती है। तो फर्स्ट क्या लिखना है, 3 इसको हमें क्या लिखना है, कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले कारक। फर्स्ट में क्या लिखना है, व्यवसाय की प्रकृति एवं व्यापारिक संगठन में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करती है, जिसे आमतौर पर एक निर्माण संगठन की तुलना में कम मात्रा में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है, जबकि सेवा उद्योगों की आमतौर पर इन्वेंट्री बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। फर्स्ट में आपको क्या लिखना है, जो व्यापारिक संगठन है उनमें क्या होता है, जो क्या करते हैं, निर्माण का कार्य करते हैं, वस्तुओं का निर्माण का लगातार क्या करते रहते हैं, कार्य करते रहते हैं, उन्हें क्या होता है, अधिक कार्यशील पूंजी की क्या होती है, आवश्यकता होती है। जबकि क्या है, जो सेवा उद्योग होते हैं, जो सेवा का कार्य करते हैं, उनको क्या होती है, कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। सेकेंड पॉइंट आपको लिखना है, संचालन का पैमाना बड़े संगठनों में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करता है, जिन्हें कम पैमाने पर काम करने वाले संगठनों की तुलना में बड़ी मात्रा में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। जो संगठन क्या होता है, बड़े पैमाने पर क्या करता है, उत्पादन का कार्य करता है, उसे अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। जबकि जो संस्था या कोई संगठन अगर कम पैमाने पर मतलब कम उत्पादन कर रहा है तो उसे कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। थर्ड पॉइंट आपको लिखना है, व्यापार चक्र एक फर्म द्वारा कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करता है, क्योंकि उछाल की स्थिति में अवसाद की अवधि की तुलना में अधिक मात्रा में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। क्या होता है, उछाल की स्थिति, जब हमें क्या होता है, बाय चांस हमें क्या होती है, हमारी वस्तु की क्या हो रही है, मांग कम हो रही है, तो हमें क्या हो जाएगा, लॉस होता जाएगा, हानि होती जाएगी। तो उस हानि को पूरा करने के लिए हमें क्या पड़ेगी, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। तो क्या होगा, व्यापार चक्र, जब हमारी क्या होगी, बूम की स्थिति होगी तो हमें क्या होगा, कार्यशील पूंजी की कम आवश्यकता होगी, और जब क्या डिप्रेशन की सिचुएशन होगी तो हमें कार्यशील पूंजी की अधिक आवश्यकता होगी। फोर्थ पॉइंट इसमें, मौसमी कारक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को प्रभावित करते हैं, क्योंकि पीक सीजन में बड़ी मात्रा में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है और कम मात्रा में कम राशि की आवश्यकता होती है। क्या लिखना है, जब किसी वस्तुओं की मौसम के अकॉर्डिंग क्या हो रही है, डिमांड बढ़ रही है, मौसम के अकॉर्डिंग, जैसे सर्दियों में स्वेटर वगैरह की क्या होती है, मांग बढ़ती है, तो उस टाइम हमें कार्यशील पूंजी की आवश्यकता अधिक होती है। गर्मी में क्या होता है, स्वेटर वगैरह की मांग हमें क्या करते हैं, हम कम करते हैं, तो उस टाइम हमें कार्यशील पूंजी की आवश्यकता कम होती है। इसमें आप कोई भी ये क्वेश्चन, ये आपका 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, तो आप कोई भी 3 पॉइंट्स लिख सकते हो। इसमें बहुत सारे पॉइंट लिखे हुए, लेकिन आपको इसमें 3 या 4 पॉइंट ही लिखने हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। पूछा है प्रिया XYZ की क्षेत्रीय प्रबंधक है। वह एक मेहनती कर्मचारी है और अपने कंपनी में संसाधनों की बर्बादी को कम करने की कोशिश कर रही है। उसने विभिन्न गतिविधियों के प्रदर्शन के लिए मानक निर्धारित किए हैं और ये सुनिश्चित कर रही है कि संसाधनों की न्यूनतम बर्बादी के साथ इन मानकों के अनुसार लक्ष्य पूरे किए जाए। उसने CCTV कैमरे लगाए हैं जो उस अधीनस्थों की गतिविधि पर कड़ी नज़र रखने और कर्मचारियों के प्रदर्शन को जानने में मदद करता है। इन मानकों को पूरा करने पर वह कर्मचारियों को बोनस के साथ पुरस्कृत भी करती है। वह प्रबंधक के एक महत्वपूर्ण कार्य को लागू करके इस वर्ष अपनी टीम के अच्छे प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रही है। ऊपर उल्लेखित प्रबंधन के कार्य के किन्हीं 2 लाभों की व्याख्या करें। कि इसमें पहले पूछा हुआ है कि प्रबंध का कौन सा कार्य है और उसके हमें क्या लिखने हैं, लाभ लिखने हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला हुआ है कि जो प्रिया XYZ की क्या है, एक क्षेत्रीय प्रबंधक है। मतलब एक क्या है, वो एक प्रबंधक है, लेकिन वो अपना काम क्या है, बहुत मेहनती तरीके से कर रही है। वो चाहती है कि जो उसकी संस्था में जो कार्य हो रहा है उसमें उसके जो संसाधन है उनकी कोई भी क्या ना हो, वेस्टेज ना हो, सारा कार्य क्या हो, अच्छे तरीके से हो, संसाधनों का कोई भी नुकसान ना हो। इसलिए उसने क्या किया है, सबके काम करने के क्या कर दिए, स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिए है, पर माप निश्चित कर दिए गए हैं कि सभी कर्मचारियों को इतना कार्य तो करना ही करना है। और उसको कार्य को देखने के लिए उसने क्या किए, पूरी संस्था में क्या लगवा दिए हैं, कैमरे लगवा दिए हैं, ताकि उसकी क्या रहे, पूरे कार्य पर नज़र बनी रहे कि कोई संसाधनों का मिसयूज तो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इजी सा क्वेश्चन है। पूछा हुआ है कि आपसे इसमें मैनेजमेंट का कौन सा कार्य है, इसमें कौन सा कार्य है, नियंत्रण। नियंत्रण में हम क्या करते हैं, परिमाप निश्चित कर देते हैं, नियंत्रण करते हैं हम कि संसाधनों का वेस्टेज ना हो, कार्य अच्छे ढंग से चलता रहे। ठीक है, तो उसने प्रिया ने भी क्या किया है, स्टैंडर्ड निश्चित कर दिए गए। जैसे हमने बोला है कि आज एक कर्मचारी को 4 जोड़ी जूते बनाने ही बनाने हैं, तो उसने प्रिया लिमिटेड ने क्या बोला है कि वो संसाधनों का स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिए कि 5 जोड़ी जूते बनाने हैं। उसके बाद उसने क्या कहा है, उसने कैमरे भी लगवा दिए है। वो मिसयूज भी नहीं चाहती कि मिसयूज हो उसके संसाधनों का, तो वो क्या करती हैं, अगर कोई पूरे स्टैंडर्ड को पूरा कर देता है, जितने जोड़ी जूते उसने बोले थे बनाने के लिए, 5 स्टैंडर्ड उसने डिसाइड किया था और 5 जोड़ी जूते कोई बना देता है, तो वो क्या करती है, उसे पुरस्कृत करती है, उसे कोई इनाम देती है। ठीक है, अगर कोई स्टैंडर्ड को पूरा भी करता है। तो नियंत्रण में होता है ये सब कार्य। क्या करते हैं हम, कंट्रोलिंग में क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं, कंट्रोल करते हैं कि हमारे संसाधनों का मिसयूज ना हो। इसमें पूछा है ऊपर उल्लिखित प्रबंध के कार्य के किन्हीं 2 लाभों की व्याख्या करें। पहले तो हमें क्या बताना था कि प्रबंध का वो कौन सा कार्य है, कौन सा कार्य है, नियंत्रण कार्य है। उसके बाद उसके क्या है, 2 लाभ। नियंत्रण के कौन कौन से लाभ होते हैं, बहुत सारे लाभ दिए, आप कोई भी लिख सकते हो। फर्स्ट इसमें क्या लिखा है, संगठनात्मक लक्ष्यों को पूरा करना। अगर हम नियंत्रण करते हैं, संसाधनों का मिसयूज नहीं होने देते, तो हमने जो उद्देश्य बनाए थे कंपनी ने, वो क्या हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। उसके बाद क्या है, व्यवस्था और अनुशासन सुनिश्चित करना। क्या होता है, सभी कार्य क्या होते हैं, व्यवस्था से चलते हैं, सुनिश्चित अनुशासन में चलते हैं। देखो जैसे प्रिया लिमिटेड ने क्या किया था, कंट्रोलिंग करने के लिए क्या किया था, उसने कैमरे लगवा दिए थे और क्या है, स्टैंडर्ड भी डिसाइड कर दिए थे। तो सारा कार्य क्या हुआ, व्यवस्था से चलता रहा और अनुशासन में सभी कार्य, क्योंकि उनको पता था कि कैमरे लगे हुए, तो वो सब क्या है, अपना कार्य को अनुशासन में पूरा कर रहे थे। उसके बाद क्या है, कोई भी संसाधनों का मिसयूज नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें क्या है, पता होता है कि उनको कोई देख रहा है CCTV में, जैसे प्रिया लिमिटेड ने किया था। इससे क्या होता है, संसाधनों का मिसयूज नहीं होता, कंट्रोलिंग करती है। स्टैंडर्ड डिसाइड करने के बाद जितने संसाधन उसको दिए तो उतने ही संसाधनों में उसे उतना ही प्रोडक्ट बनाना होता है, तो संसाधनों का मिसयूज नहीं होता। ठीक है, ये कोई भी आप 3 पॉइंट लिख सकते हो, चाहो तो आप 2 पॉइंट भी लिख सकते हो। 1 मार्क्स आपको नियंत्रण मतलब मैनेजमेंट का कार्य बताने के मिल जाएंगे, 2 मार्क्स आपको इसके महत्व बताने के मिल जाएंगे, लेकिन आप 3 पॉइंट ही लिखना। ठीक है, उसके बाद आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत उपभोक्ता के किन्हीं 5 अधिकारों की गणना करें। इजी सा क्वेश्चन है, 5 अधिकारी तो पूछा हुआ है आपसे, कोई भी अधिकार लिख सकते हो। उपभोक्ता संरक्षण के 2019 के तहत उपभोक्ता के अधिकार कौन कौन से होते हैं? सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, आश्वस्त होने का अधिकार, सुने जाने का अधिकार, निवारण का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। सुरक्षा का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार क्या होता है? उपभोक्ता को जीवन, स्वास्थ्य और संपत्ति के लिए खतरनाक वस्तु और सेवाओं से सुरक्षा करना। जो खतरनाक वस्तुएं हैं जिससे उपभोक्ता को खतरा हो सकता है, उसको क्या है, उससे सुरक्षा पाने का क्या होता है, उपभोक्ता को अधिकार होता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है आपका सूचना का अधिकार। उपभोक्ता को उस उत्पाद के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है जिसे वह क्या है, खरीदना चाहता है, जिसमें उसकी सामग्री, निर्माण की तारीख, कीमत, मात्रा। जब भी उपभोक्ता कोई सामान खरीदता है तो उसका अधिकार है कि जिस सामग्री या जिस प्रोडक्ट को, जैसे मैं कोई कोलगेट खरीदने गई तो मेरा अधिकार है कि मैं कोलगेट से संबंधित कि उसकी प्राइस क्या है, उसकी मात्रा कितनी है, उसमें क्या तारीख लिखी हुई है, तो मैं उसकी सूचना के बारे में संपूर्ण सूचना उसकी ले सकती हूँ। ये मेरा क्या है, एक अधिकार है। थर्ड पॉइंट आपका क्या है, आश्वस्त होने का अधिकार। उपभोक्ता को प्रतिस्पर्धी कीमतों पर विभिन्न प्रकार के उत्पादों का आकलन करने की स्वतंत्रता। अगर मैं मार्केट में कोलगेट लेने गई तो मेरा अधिकार है कि मैं क्या कर सकती हूँ, डिफरेंशिएट कर सकती हूँ कि जैसे दंत कांति की कीमत कितनी है, कोलगेट की कीमत कितनी है, मतलब कंपैरिजन कर सकती हूँ, ठीक है, और पेप्सोडेंट की कीमत कितनी है, ये भी मेरा अधिकार है। फोर्थ पॉइंट आपका सुने जाने का अधिकार। उपभोक्ता को किसी वस्तु या सेवा से असंतुष्टि की स्थिति में शिकायत दर्ज करने और सुनवाई का अधिकार है। अगर उसे किसी प्रोडक्ट में क्या है, अच्छा नहीं लगा या उसमें कोई डिफेक्ट लगा तो उसको क्या है, उस प्रोडक्ट की शिकायत भी वो दर्ज कर सकता है। फिफ्थ पॉइंट है निवारण की मांग करने का अधिकार। उपभोक्ता को प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाओं के, अनुचित व्यापार व्यवहार या बेईमान शोषण के खिलाफ राहत पाने का अधिकार है यदि उत्पाद या सेवा उसकी अपेक्षा से कम हो जाती है। यदि उत्पाद उसकी अपेक्षा से पूर्ण नहीं है, मतलब अच्छे उत्पाद नहीं है या वो उस उत्पाद से संतुष्ट नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, उत्पाद को या तो बदलवाने का अधिकार भी रख सकता है या उसकी सुनवाई का अधिकार, मतलब उसके शोषण के खिलाफ वो क्या है, राहत पाने का भी उसको अधिकार होता है। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। 6 पॉइंट क्या है, उपभोक्ता को जीवन भर ज्ञान प्राप्त करने और एक अच्छी तरह से सूचित उपभोक्ता होने का अधिकार। मतलब वो उपभोक्ता से संबंधित जितनी भी शिक्षा लेना चाहता है वो ले सकता है। ये आपका क्वेश्चन हो गया 6 पॉइंट। इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए होते, या तो उपभोक्ता संरक्षण ये वाला, और नीचे पूछा हुआ आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की किन्हीं 5 जिम्मेदारियों की गणना करें। या तो आपको अधिकार लिखने थे या आपको 5 जिम्मेदारी लिखनी थी, ठीक है। जिम्मेदारी में आप लिख सकते हो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत उपभोक्ता की जिम्मेदारी, कोई 5 जिम्मेदारियां आपको लिखनी है। ये आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन है तो आपको 5 पॉइंट तो इसमें लिखने ही लिखने हैं। तो क्या है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की किन्हीं 5 जिम्मेदारियों की गणना करें। उपभोक्ता, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ ना आ रहा है तो आप जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा। शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, बाजार में उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं से अवगत रहे ताकि एक बुद्धिमान और बुद्धिमान विकल्प बनाया जा सके। मतलब क्या है, बाजार में जितनी भी वस्तुएं आ रही है तो उसको पता होना चाहिए कि कौन सी वस्तु बाजार में आ रही है, उसका क्या प्राइस है, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपका, केवल मानकीकृत सामान खरीदे क्योंकि वे गुणवत्ता आश्वासन प्रदान करते हैं। मतलब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट खरीदे, ठीक है, घटिया क्वालिटी का कोई भी प्रोडक्ट ना खरीदे। थर्ड पॉइंट है उत्पादों और सेवाओं से जुड़े जोखिमों के बारे में जानें। अगर हम कोई भी उत्पाद खरीद रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उससे हमें कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, कोई जोखिम तो नहीं होगा। निर्माता के निर्देशों का पालन करें और उत्पादों को सुरक्षित रूप से उपयोग करें। जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं तो उस पर सावधानियाँ लिखी होती है कि इस प्रोडक्ट के ये ऐसा यूज़ करने से इसको, जैसे हम वैसे तो तेजाब का आपको यूज़ नहीं करता, लेकिन उस पर लिखा होता है कि सावधानी, कि हमें इस प्रोडक्ट का ऐसे यूज़ करना है, कैसे यूज करना है, उसके लिए सावधानियाँ भी दी हुई होती है कि हमें क्या क्या सावधानी इसमें रखनी है। उसके बाद फोर्थ है आपका जिम्मेदारी आपकी क्या है, कीमतों, शुद्ध वजन, निर्माण और समाप्ति तिथियों आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए लेबल को ध्यान से पढ़े। जो लेबल लगा होता है ना प्रोडक्ट पर, वो हमें पढ़ना चाहिए कि क्या क्या उसमें डिटेल दी हुई है प्रोडक्ट के बारे में। फिफ्थ आपको लिख सकते हो, यह निश्चित करने के लिए खुद पर जोर दे कि आपको उचित सौदा मिले, कि आपको
कम प्राइस पर अच्छी क्वालिटी की वस्तु मिले। 6th पॉइंट आप लिख सकते हो अपने व्यवहार में ईमानदार रहे, केवल कानूनी और वस्तु और सेवाओं में से चुने और बेईमान प्रथाओं को हतोत्साहित करे। 7th पॉइंट आप लिख सकते हो सामान या सेवाओं की खरीद पर कैश मेमो मांगे। मतलब आप बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हो। पर्यावरण का सम्मान करें, कोई भी ऐसी वस्तु ना खरीदे जिससे पर्यावरण को नुकसान होता हो। उपभोक्ता समितियां बनाना जो उपभोक्ताओं को शिक्षित करने और उनके हितों की रक्षा करने की। कोई भी आप इसमें 5 पॉइंट लिख सकते हो क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ 5 मार्क्स का ही है, ठीक है। अगर मैं आपको बिजनेस स्टडी का ये सैम्पल पेपर हिंदी मीडियम में डाल दूँ, उसके बाद मैं अकाउंट का सैम्पल पेपर भी डालूंगी और उसके बाद इकोनॉमिक्स का भी। कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन समझ ना आ रहा हो या आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी 5 मार्क्स का है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के किन्हीं 5 नियामक कार्यों का उल्लेख करिए। से भी क्या पूछा हुआ इसमें, क्या क्या है, कोई भी विनियामक कार्य लिखने, ठीक है। फर्स्ट कार्य क्या होता है, बाजार में दलालों और उप दलालों और अन्य खिलाड़ियों का पंजीकरण, ठीक है, पंजीकरण कराना। सेकंड कार्य क्या होता है, सामूहिक निवेश योजना और म्यूचुअल फंडों का पंजीकरण करना। थर्ड पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं स्टॉक ब्रोकर, पोर्टफोलियो एक्सचेंज, अंडरराइटर और मर्चेंट बैंकरों और स्टॉक एक्सचेंज और किसी भी अन्य प्रतिभूति बाजार में कारोबार का विनियमन। फोर्थ पॉइंट है कंपनियों द्वारा अधिग्रहण बोलियों का विनियमन। मतलब जो भी कार्य आप इसमें कोई भी 5 कार्य लिख सकते हो, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें क्या है, एक प्रमुख समाचार चैनल के साथ एक साक्षात्कार में ग्रेट माई जॉब के CEO श्री राकेश क्वात्रा ने सुझाव दिया कि जो कंपनियां अपने संगठन में नौकरियों के लिए अधिक से अधिक लोगों का आवेदन करना चाहती है, उन्हें नौकरियों के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को आसान बनाना चाहिए और उम्मीदवार के अनुकूल। यही कारण है कि उन्होंने कहा कि अधिकांश प्रगतिशील कंपनियों के पास आज एक छोटी आवेदन प्रक्रिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि उम्मीदवार द्वारा भरा गया आवेदन पत्र बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आवेदन पत्र में दी गई जानकारी है जो प्रबंधकों को अयोग्य या अयोग्य नौकरी चाहने वाले को खत्म करने में मदद करता है। कंपनी एक ऐसा तंत्र बना सकती है जो व्यक्ति की कुछ विशेषताओं जैसे योग्यता, मैनुअल निपुणता और व्यक्तित्व के प्रति बुद्धिमत्ता का मापने का प्रयास करती है। नौकरी के लिए उनकी उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए उम्मीदवार को गहन बातचीत के लिए बुलाया जा सकता है। पूछा गया है आपसे, ऊपर चर्चा की गई नौकरी के लिए कई संभावित उम्मीदवारों में से सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति की पहचान करने और चुनने की प्रक्रिया और चरणों का नाम दे। सेकंड पूछा गया है आपसे प्रक्रिया के अगले 3 चरणों की भी व्याख्या करें जिन्हें बाद में कंपनी द्वारा निष्पादित किया जा सकता है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपको कि जो एक प्रमुख समाचार चैनल के साथ एक साक्षात्कार में जो गेट माई जॉब है कि कोई CEO ही है क्वात्रा, उसने क्या कहा है कि जो कंपनी है संगठन में नौकरियों के लिए अधिक से अधिक लोगों को आवेदन करना चाहती है, उन्हें नौकरियों के लिए आवेदन, मतलब सिंपल सी बात है, उन्होंने कहा है कि जो कंपनी वही कंपनी सक्सेस हो सकती है जो आवेदन प्रक्रिया को क्या बनाए, सरल बनाए। मतलब जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो सिस्टम है ना वो छोटा कर दे, तो क्या है, वही कंपनी क्या हो सकती है, सक्सेस हो सकती है। जितने भी आजकल प्रगतिशील कंपनियां, बोला हुआ है ना, जितनी भी आजकल प्रगतिशील कंपनियों के पास आज एक छोटी क्या है, आवेदन प्रक्रिया। जितनी ज़्यादा आवेदन प्रक्रिया छोटी होगी उतनी क्या होगी, कंपनियों की क्या होगी, प्रगति होगी, उनका विकास होगा। तो सिंपल सी बात है, आपसे इसमें किसके बारे में बात की गई है, सिलेक्शन के बारे में बात की गई है ना, सिलेक्शन से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। पूछा गया है क्वेश्चन में, अब ऊपर चर्चा की गई नौकरियों के लिए कई संभावित उम्मीदवारों में से सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति की पहचान करने और चुनने की प्रक्रिया और चरणों का नाम दे। पहले तो पूछा हुआ है कि यह किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, चयन प्रक्रिया के बारे में बात हो रही है। फर्स्टली आपको ये लिखना है। सेकंड आपसे पूछा गया है प्रक्रिया के अगले 3 चरणों की भी व्याख्या करें जिन्हें बाद में कंपनी द्वारा निष्पादित किया गया। जो प्रक्रिया है ना उससे अगले 3 चरणों की भी हमें क्या करनी है, व्याख्या करनी है। 5 मार्क का क्वेश्चन है। फर्स्ट आपको क्या लिखना है, चयन प्रक्रिया के में चरणों पर चर्चा। कौन कौन से होते हैं चरण, प्रारंभिक जांच, चयन परीक्षण और रोजगार साक्षात्कार, इन तीनों का आपको नाम लिखना है। सेकंड आपसे पूछा गया अगले 3 चरण। अगले 3 चरण क्या है, संदर्भ और पृष्ठभूमि की जांच करना, सेकंड चयन निर्णय लेना और मेडिकल परीक्षा। संदर्भ और पृष्ठभूमि की जांच में क्या लिखना है आपको, कई नियुक्त जानकारी की पुष्टि करने और आवेदक पर अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से नाम, पते और संदर्भ के टेलीफोन नंबर का अनुरोध
करते हैं, मतलब और कुछ भी एक्स्ट्रा जानकारी वो क्या है उनसे लेते हैं। पिछले नियोक्ता ज्ञान व्यक्ति शिक्षक और विश्वविद्यालय के प्रोफेसर संदर्भ के रूप में कार्य कर सकते हैं। सेकंड, चयन निर्णय। अंतिम निर्णय उन उम्मीदवारों में से किया जाना चाहिए जिन्होंने परीक्षण साक्षात्कार और संदर्भ जांच पास की। जिन्होंने फर्स्ट इंटरव्यू क्लियर कर लिया है वो क्या है, चयन निर्णय का क्या होते हैं, सिलेक्शन में उनको लिया जाता है। अंतिम चयन में आमतौर पर संबंधित प्रबंध के विचारों को पर विचार किया जाएगा। लास्ट में हमें क्या किया जाता है, जब सारी क्वालिफिकेशन वो देख लेते हैं, उनका चयन कर लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, मेडिकल परीक्षा करते हैं। चयन के निर्णय के बाद और नौकरी की पेशकश करने से पहले उम्मीदवार को मेडिकल फिटनेस टेस्ट से गुजरना पड़ता है। मेडिकल जांच के बाद फिट घोषित किए जाने पर उम्मीदवार को क्या दी जाती है, जॉब दी जाती है। ये पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस आपको इसमें लिखना था। क्या बोला गया था इसमें कि जितना छोटा सिलेक्शन प्रोसेस होगा उतनी ही ज़्यादा क्या होगी कंपनी की प्रगति होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ऐसे ही दे रखा था इसको ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वंश लिमिटेड एक बड़ी और प्रतिष्ठित कंपनी है जो वेंटिलेटर बनाती है। 2020 में कोविड-19 के प्रकोप के बाद कंपनी ने राजस्व में 40% की वृद्धि देखी। इसकी उत्पादन क्षमता को और बढ़ाने की योजना है और 2022 में पीपीई किट, सैनिटाइजर और मास्क का उत्पादन भी शुरू करने की योजना है। कंपनी के वित्त प्रबंधक श्री राजीव कंपनी के भविष्य और इसकी तरलता की स्थिति के बारे में आश्वस्त महसूस करते हैं। लाभांश निर्णय के अर्थ पर चर्चा करें और उपयुक्त कथन के आलोक में किन्हीं दो कारकों की व्याख्या करें जिन पर कंपनी की लाभांश नीति तैयार करते समय वंश लिमिटेड द्वारा विचार किया जाना चाहिए। इसमें क्या कहा गया है कि जो वंश लिमिटेड कंपनी है ना, जो 2020 है उसमें क्या किया, उसने 2020 में कोविड-19 के लिए क्या किया, वेंटिलेटर बनाने का काम किया। वेंटिलेटर बनाने से उसको क्या हुआ, उसके राजस्व में वृद्धि हुई, मतलब उसको लगातार क्या होता गया, प्रॉफिट होता गया। तो उसके बाद उसने क्या सोचा कि 2022 में वो वेंटिलेटर के साथ साथ पीपीई किट और सैनिटाइजर और मास्क का भी उत्पादन करे। मतलब उसने क्या सोचा कि वो अपना उत्पादन को बढ़ा दे, क्योंकि उसको क्या हो रहा था, लगातार प्रॉफिट हो रहा था। उसके बाद जो कंपनी का जो वित्त प्रबंधक है राजीव कंपनी, उसने क्या सोचा, उसने ऐसा फील किया कि कंपनी की जो लिक्विडिटी है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, बहुत अच्छी है। तो लाभांश निर्णय के अर्थ पर चर्चा की। इसमें आपसे पूछा गया है कि हमें क्या बताना है, लाभांश निर्णय का अर्थ, मतलब हमें लाभांश डिविडेंड डिसीजन का मीनिंग बताना है और उपयुक्त कथन के आलोक में किन्हीं दो कारकों की व्याख्या करें जिन पर कंपनी की लाभांश नीति तैयार करते समय वंश लिमिटेड और लाभांश निर्णय को प्रभावित करने वाले हमें क्या बताने हैं, तत्व बताने हैं। ठीक है, पहले पता है लाभांश निर्णय। लाभांश निर्णय क्या होता है, यहाँ शामिल निर्णय यह है कि कंपनी द्वारा अर्जित लाभ का कितना हिस्सा शेयरधारकों को, मतलब कितना, जितना हमें मतलब प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट में से हम कितना % हिस्सा तो किसको दे, शेयरधारकों को दे, और कितना हिस्सा व्यवसाय में रखे। ठीक है, अपने प्रॉफिट का हम कितना भाग तो किसको दे, शेयर होल्डर्स को दे, और कितना भाग हम अपने पास रखे, उसको हम क्या कहते हैं, जब हम इससे संबंधित निर्णय लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम, डिविडेंड डिसीजन, लाभांश निर्णय। और उसको प्रभावित करने वाले कोई दो कारक कौन कौन से होते हैं, कमाई की राशि। फर्स्ट पॉइंट क्या है, कमाई की राशि। लाभांश का भुगतान वर्तमान और पिछली कमाई से किया जाता है, इसलिए लाभांश के बारे में निर्णय के लिए कमाई एक प्रमुख निर्धारक तत्व है। इसकी क्या, हम कमाई देखेंगे कि हमारी अगर हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, कि हमें पैसा ज़्यादा मिल रहा है, प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है बिजनेस में, तो क्या करेंगे, हम अधिक डिविडेंड दे देंगे शेयर धारकों को। अगर हमें कम प्रॉफिट हो रहा है तो हम कम डिविडेंड देंगे उसको। उसके बाद है सेकंड पॉइंट, विकास के अवसर। अच्छी वृद्धि के अवसर वाली कंपनी अपनी कमाई से अधिक पैसा रखती है ताकि आवश्यक निवेश को वित्त पोषित किया जा सके, इसलिए विकास कंपनियों में लाभांश गैर विकास कंपनियों की तुलना में कम होता है। जिस कंपनियों का क्या हो रहा है, लगातार विकास होता जा रहा है, मतलब जिनकी बढ़ोतरी होती जा रही है, उन्हें अच्छा पैसा मिल रहा है, तो वो क्या करती है, अधिक पैसा अपने व्यवसाय में ही रखना चाहती है, अधिक पैसा व्यवसाय में रखेगी ताकि आने वाले टाइम में उस पैसे को वो इन्वेस्ट करके और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। थर्ड पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो, नकदी प्रवाह की स्थिति। लाभांश के भुगतान में नकदी प्रवाह का बहिर्वाह शामिल है। एक कंपनी लाभ कमा सकती है लेकिन नकदी की कमी हो सकती है। लाभांश की घोषणा के लिए कंपनी में पर्याप्त नकदी की उपलब्धता होनी आवश्यक है। मतलब क्या होता है, उसको अपनी कैश फ्लो देखना पड़ता है। अगर उसके पास कैश क्या हो रहा है, उसके पास ज़्यादा है कैश, तो वो डिविडेंड भी ज़्यादा दे सकती है। अगर उसके पास कैश कम है
तो वो क्या करेगी, कैश कम होने के बाद डिविडेंड भी कम देगी। मतलब उसे अपने डिविडेंड डिसीजन लेते समय अपने कैश फ्लो को देखना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है पूंजी बाजार तक पहुंच। बड़ी और प्रतिष्ठित कंपनियों के आमतौर पर पूंजी बाजार तक आसान पहुंच होती है और इसलिए वे अपनी वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिधारित आय पर कम निर्भर हो सकती है। ये कंपनियां छोटी कंपनियों की तुलना में अधिक लाभांश का भुगतान करती है जिनकी बाजार में अपेक्षाकृत कम पहुंच। जिनकी पहुंच ज़्यादा होती है वो क्या करते हैं, अधिक डिविडेंड देते हैं, और जिनकी कम पहुंच होती है वो कम डिविडेंड देते हैं। क्वेश्चन ईजी था, सीधा ही पूछा हुआ था। लाभांश और लाभांश को प्रभावित करने वाले कारक। 5 नंबर का क्वेश्चन है, एक आपको इसमें इसका मीनिंग लिखना है और 4 कोई भी आप इसमें से पॉइंट लिख सकते हो। इसमें आपको ऑप्शन दिया होता है, या तो आपको ये क्वेश्चन करना था, ये आपका पूरा हो गया बिजनेस स्टडीज़ का सैम्पल पेपर। अगर आपको इस सैम्पल पेपर में कोई क्वेश्चन समझ ना आया हो या आप किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड सैम्पल पेपर चाहते हैं तो आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको आने वाली मेरी सारी वीडियो मिलती रहे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।